कहते हैं कि किस्मत से आप एक अच्छे घर में पैदा हो सकते हो, किस्मत से आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी चीज है जो आप किस्मत से नहीं कमा सकते। वो है क्रेज, यानी साहस, हिम्मत। ये हर इंसान के अंदर होती है जो उसे ढूंढनी पड़ती है। ये कहानी शुरू होती है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के एक गांव से जिसका नाम है जिगलोंग और वक्त होता है सन 1931 का। दरअसल इस गांव में आदिवासी लोग रहते हैं। पिछले 100 साल से गोरे लोग इन आदिवासी लोगों को उनकी जमीन बढ़ाने से रोक रहे हैं और अब यहाँ एक कानून बनाया गया है। इस कानून के हिसाब से जितने भी आदिवासी हैं इन सब की जिंदगी पर व्हाइट यानी गोरे लोगों का हक है। इन आदिवासियों का एक लीगल गार्डियन बनाया जाता है जिसका नाम है एओनिवेल। वो इन आदिवासी लोगों की जिंदगी को किसी भी तरह से कंट्रोल कर सकता है। साथ ही यहाँ पर जो हाफ कास्ट चाइल्ड होते हैं वो कभी भी किसी भी फैमिली के हाफ कास्ट चाइल्ड को उठा सकता है। हाफ कास्ट चाइल्ड उन्हें कहा जाता है जिनकी मोम आदिवासी है और पिता गोरे। ऐसी एक लड़की को दिखाया गया जिनका नाम मोली है, जिसकी उम्र अभी मात्र 14 साल है और ये अभी अपनी मम्मी और अपनी नानी के साथ रहती है। इनके पिता अब इनके साथ नहीं रहते क्योंकि वो फिंस बनाने का काम करते हैं। दरअसल इस समय ऑस्ट्रेलिया में हजारों मील लंबी फिंस यानी तारों की दीवार बनाई जा रही है ताकि ईस्ट ऑस्ट्रेलिया से जितने भी खरगोश और दूसरे जानवर हैं वो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की तरफ ना जा सके, क्योंकि ये सब के सब फसलों को खराब कर देते हैं। अब मोली के कबीले में दिखाया जाता है कि उन्हें 2 पुलिस वाले देख रहे हैं। मोली के साथ उसकी एक छोटी बहन भी होती है जिसकी उम्र मात्र 8 साल है, जिसका नाम डेजी होता है। मोली की एक 10 साल की कजन भी है जिसका नाम ग्रेसी है और ये तीनों की तीनों हाफ कास्ट चाइल्ड है, यानी कि इनके पिता गोरे थे। वो दोनों ऑफिसर इन्हें देखकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन जब ये बात एओनिवेल को पता चलती है तो जिंगलोंग गांव में 3 हाफ कास्ट चाइल्ड लड़कियां हैं जो अब बड़ी हो चुकी हैं। तो वो कागज पर अपने दस्तखत करके उन तीनों बच्चियों को जिंगलोंग गांव से उनके घर से उठाने का हुक्म देते हैं। पुलिस वहां पर उनके घर पहुंच जाती है और उन तीनों बच्चियों को उठा लेती है। हालांकि उसकी मॉम और उसकी नानी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सरकारी लोगों के आगे उनका बस नहीं चलता और वो इन तीनों बच्चियों को ट्रेन में जानवरों की तरह एक पिंजरे में बंद करके उनके गांव से कई 100 मील दूर ले जाते हैं। इस जगह का नाम पर्थ होता है। यहाँ पर मिशनरी काम करती है जहाँ पर उन हाफ कास्ट चाइल्ड लड़कियों को घर के सारे काम, खेती के सारे काम करने सिखाया जाता है ताकि वो गोरे लोगों के घर पर काम कर सकें और आगे चलकर वो गोरे लोगों के साथ शादी कर सकें। क्योंकि मिस्टर नेवल का मानना होता है कि 3 जनरेशन के बाद हाफ कास्ट चाइल्ड्स का जो ब्लड होता है उनके अंदर जो सेल्स होती हैं वो पूरी तरह से बदल जाती हैं और उनके बच्चे पूरी तरह से व्हाइट बच्चों में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही कारण होता है कि इन आदिवासी बच्चों के जिनके पिता गोरे होते हैं और माँ आदिवासी होती है, उन बच्चों को वहाँ से छीन यहाँ पर ले आया जाता है। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस प्रकार के काम से उन बच्चों के दिल और दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा, उनके परिवार वालों के दिल पर क्या गुजरती होगी। अब यहाँ कैंप में पहुंचने के बाद मिस्टर नेवल मोली की बॉडी के स्किन कलर को चेक करता है। दरअसल वो देखना चाहता है कि उसकी बॉडी की स्किन के कलर में कोई चेंज आया या नहीं, लेकिन मोली के बॉडी के स्किन कलर में कोई चेंज नहीं होते। दरअसल यहाँ जिन बच्चों की बॉडी के कलर में चेंज आते हैं उन बच्चों को घर के कामकाज नहीं सिखाए जाते हैं, बल्कि उन्हें सामान्य स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है ताकि आगे चलकर वो उन्हीं की कम्युनिटी में शामिल हो जाएं। अब मोली और उसकी दोनों बहनों को यहाँ के तौर तरीकों में ढलना है, इसलिए उन्हें सब कुछ सिखाया जाता है। एक दिन यहाँ एक आदमी जो घोड़े पर आता है, जिसे यहाँ पर ट्रैकर कहा जाता है, वो एक लड़की को अपने साथ लेकर आता है। दरअसल ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए यहाँ से भाग गई थी और ट्रैकर का काम होता है कि जो बच्चा यहाँ से भाग जाए उसे पकड़कर यहाँ लाना। इस बच्ची को यहाँ पर लाकर एक छोटे से कमरे के अंदर ले जाया जाता है और बहुत बुरी तरह से उनकी पिटाई की जाती है। मोली और उसकी दोनों बहनें ये सब कुछ देख रही होती हैं। अब यहाँ पर कुछ दिन बिताने के बाद मोली ये तय कर लेती है कि वो अपनी दोनों बहनों के साथ यहाँ से भाग जाएगी, क्योंकि उसका दिल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगता। साथ ही साथ उसे अपनी मोम की बहुत याद आ रही होती है। एक सुबह सब बच्चे जब चर्च में प्रेयर करने गए होते हैं तो मोली यहाँ से अपनी दोनों बहनों के साथ भाग जाती है। उसे नहीं पता होता कि उसके घर का रास्ता कहाँ से है। वो किसी भी कीमत पर अपने घर पहुंचना चाहती है। कहते हैं कि ऊपर वाला भी उसी का साथ देता है जो खुद अपने लिए मेहनत करता है। मोली का घर यहाँ से हजारों मील दूर होता है। दिन भर कैंप में किसी को पता नहीं चलता कि मोली और उसकी दोनों बहनें यहाँ नहीं है, लेकिन रात को सोने से पहले जब नैन अटेंडेंस लेने को आती है तो उसे पता चलता है कि मोली अपनी दोनों बहनों के साथ भाग गई है और ये बात ट्रैकर को बताई जाती है। ट्रैकर बच्चों को ढूंढने में बहुत शातिर होता है
और अलग अलग तरकीबों से पता कर लेता है कि बच्चे किस तरफ गए होंगे। और अब ट्रैकर को उनके कदमों के निशान से पता चल जाता है कि मौली और उसकी दोनों बहनें किस तरफ गई हैं। इसलिए वो अपना घोड़ा लेकर जंगल में उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वही मौली और उसकी बहनों को दिखाया जाता है कि वो लगातार भाग रही होती हैं, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर यहाँ से भागकर अपने घर जाना चाहती हैं। इन तीनों को कैंप से निकले आज पूरे 2 दिन हो चुके हैं और ट्रैकर भी लगातार उनका पीछा कर रहा होता है। मौली को पता चल जाता है कि ट्रैकर ढूंढने के लिए उनका पीछा कर रहा है। जब वो एक नदी के किनारे पहुंचती है, मौली अपनी बहनों से बैग मांगती है। वो उस बैग को एक झाड़ पर रख देती है ताकि ट्रैकर को ये लगे कि वो उस तरफ गए हैं। मौली जानबूझकर उस पानी के रास्ते नदी में आगे निकल जाते हैं ताकि ट्रैकर को उनके पैरों के निशान ना मिले। लेकिन ट्रैकर भी बहुत शातिर किस्म का इंसान होता है। वो उनकी इस चाल को समझ जाता है और वो मौली और उसकी दोनों बहनों के पीछे जाना शुरू कर देता है। मौली और उसकी बहनों को पता चल जाता है कि ट्रैकर उनके आसपास ही है और ये तीनों की तीनों झाड़ियों में छिप जाती हैं। इसलिए ट्रैकर इन तीनों को नहीं देख पाता है। जब ट्रैकर वहां से निकल जाता है तो वो भी अपने आगे का रास्ता सफर तय करती हैं। तीनों की तीनों बहुत भूखी होती हैं। तभी इन्हें सामने से 2 आदमी आते दिखाई देते हैं जो इन्हीं की तरह आदिवासी होते हैं और वो अपने लिए शिकार करके लाए हैं। वो आदमी मौली और इनकी बहनों के कपड़े देखकर समझ जाता है कि ये तीनों की तीनों कैंप से भागकर आई हैं। वो आदमी उनसे पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहती हो। मौली कहती है जिंगलोंग हमारा गांव है। वो आदमी कहता है कि जिंगलोंग यहाँ से कई हजारों मील दूर है, तुम्हारा रास्ता बहुत लंबा है। इसके साथ ही वो इन तीनों को एक मांस का टुकड़ा और माचिस देता है। मौली और उसकी बहनें कई दिनों के बाद खाना खाती हैं। अब नेवल को भी पता चल गया होता है कि मौली और उसकी बहनें भाग चुकी हैं और ट्रैकर को भी उनके निशान एक नदी के बाद मिलने बंद हो गए हैं। और ये बात मौली की मोम को भी पता चल चुकी है कि उनकी तीनों बच्चियां कैंप से भाग चुकी हैं और इस बात से उन्हें बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो भी चाहती है कि उसकी दोनों बेटियां और उसकी बहन की बेटी जल्द से जल्द घर पहुंच जाए। हालांकि ये सफर बहुत लंबा है, लेकिन इन तीनों बहनों ने ठान लिया होता है कि उन्हें अपने घर पहुंचना है। वो अब फिंच की तरफ चल देती हैं, यानी रैबिट प्रूफ फिंच, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर वो फिंच के पास पहुंच जाएंगी तो ये फिंच सीधे उनके गांव जिंगलोंग जाती हैं। तो तीनों इन फिंच के सहारे अपने गांव पहुंच जाएंगी। जब वो फिंच के पास पहुंचती है तो मौली को बहुत खुशी होती है। वही नेवल को पता चल जाता है कि वो तीनों बहनें 4 दिन पहले फिंच के नजदीक एक गांव में देखी गई और वो फिंच के सहारे आगे बढ़कर अपने गांव जिंगलोंग पहुंचना चाहती हैं। तो नेवल मैप को देखकर कैलकुलेट करता है कि कुछ दिनों के बाद वो तीनों बहनें फिंच के सहारे चलकर एक टी पॉइंट पर पहुंचेंगी। इसलिए नेवल ट्रैकर और अपने एक और आदमी को उस टी पॉइंट पर तैनात कर देता है। अब मौली की सबसे छोटी बहन चलते चलते थक जाती है, एक जगह बैठ जाती है, क्योंकि उसके पैर भी बहुत ज्यादा छिल चुके होते हैं। लेकिन मौली हार नहीं मानती और वो अपनी छोटी बहन को अपने कंधे पर बिठाकर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। जब ये तीनों बहनें आगे बढ़ रही होती हैं तो उन्हें एक गोरा आदमी दिखाई देता है। वो एक अच्छा इंसान होता है। वो इन तीनों को खाने के लिए कुछ देता है। यहाँ पर वो तीनों को बताता है कि तुम जिस रास्ते से अपने गाँव जा रहे हो वो बहुत लंबा रास्ता है। तो गोरा आदमी उनको एक शॉर्टकट रास्ता बताता है जो कि 100 मील कम होता है। अब वो तीनों बहनें उस गोरे आदमी के बताए गए शॉर्टकट रास्ते पर आगे बढ़ती हैं। वो तीनों बहनें एक बार फिर से रैबिट प्रो फिंच के पास हैं और अब वो तीनों बहनें फिंच को फॉलो करती हुई अपने गांव की तरफ बढ़ रही हैं। नेवल अब इन तीनों बहनों के नहीं मिलने से बहुत परेशान हो जाता है। वो अपने एक इंस्पेक्टर को बुलाता है और कहता है कि तुम ये बात चारों तरफ फैला दो। ग्रेसी की मॉम उसका इंतजार विलुनो में कर रही है। ग्रेसी मौली की कजन बहन है। ये तीनों लगातार आगे बढ़ रही होती है। तभी इन्हें एक और आदमी मिलता है जो इन्हें खाने को भी कुछ देता है और वो ग्रेसी को कहता है कि तुम्हारी मोम विलुना में तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम ट्रेन से वहां तक पहुंच सकते हो। ये बात सुनने के बाद मौली वहां से खड़ी हो जाती है और वो ग्रेसी को कहती है कि चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये आदमी तुमसे झूठ बोल रहा है। तभी ग्रेसी मौली से कहती है कि हो सकता है कि ये सच कह रहा हो और मेरी मोम मेरा इंतजार विलुना में कर रही हो। मौली अपनी कजन बहन ग्रेसी को समझाने की कोशिश करती है कि ये आदमी झूठा है, लेकिन ग्रेसी उसकी बात नहीं सुनती है। मौली अपनी छोटी बहन को कंधे पर उठाकर आगे निकल जाती है। ग्रेसी उस आदमी के साथ वहीं रुक जाती है। मौली जो अपनी बहन के साथ आगे निकल चुकी होती है, उसे एहसास होता है कि उसे अपनी कजन बहन ग्रेसी को भी साथ लाना चाहिए था और वो वापस आती है। वो छिपकर एक जगह देखती है
कि ग्रेसी एक रेलवे स्टेशन पर बैठी है जहां से वो ट्रेन पकड़कर विलुना जाएगी। मॉली जहां पर छुपकर ग्रेसी को देख रही होती है, वो वहां से सीटी बजाकर इशारा करती है। ग्रेसी उसे देख लेती है और जब वो उसकी तरफ बढ़ रही होती है तभी वहां पर नेवल का एक आदमी आता है और उसके साथ वो आदमी भी आता है जिसने ग्रेसी को ये कहा था कि उसकी मॉम विलुना में उसका दरअसल कुछ पैसों के लालच में उसने ऐसा कहा था और एक बार फिर से ग्रेसी को पकड़ लिया गया। मॉली और उसकी छोटी बहन ग्रेसी को गाड़ी में ले जाते हुए देखती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। और अब मॉली और उसकी छोटी बहन डेजी अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती हैं। 21 दिनों के लंबे इंतजार के बाद जब मॉली और उसकी छोटी बहन का कोई पता नहीं चलता तो नेवल जिगलोंग गांव के इंचार्ज को एक खत लिखता है कि इस मंथ के अंत तक मॉली और उसकी छोटी बहन अपने घर पहुंच जाएंगी और जैसे ही वो वहां पहुंचेंगी उन्हें दोबारा पकड़ लेना और कैंप में भेज देना। वहीं मॉली और उसकी छोटी बहन डेजी अब पूरी तरह से भूख और प्यास से थक चुकी होती है और उन्हें दूर दूर तक कहीं भी पानी, लेकिन मॉली सूखी झील से पानी निकालकर अपनी और अपनी बहन की प्यास बुझाती है। लेकिन किसी में कितना ही क्रेज क्यों ना हो, सिर्फ पानी पीकर इतने दिनों तक जिंदा नहीं रह सकती। और कुछ ही दूर जाने के बाद मॉली, जिसने अपनी बहन डेजी को अपने कंधे पर बिठा रखा है, वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती और वो कई घंटों तक उसी जमीन पर उसी तरह बेहोश पड़ी रहती है। उसकी छोटी बहन डेजी भी बेहोश है। अगली सुबह मॉली को होश आता है और वो अपनी छोटी बहन को अपनी गोद में उठाकर नॉर्थ फिंच की ओर आगे बढ़ती है जो उसके गांव जिगलोंग तक जाती है। लेकिन इन दोनों बच्चियों को यह पता नहीं होता कि नेवल का आदमी उनका गांव में उनका इंतजार कर रहा होता है। और जब मॉली अपने गांव जिगलोंग पहुंचने वाली होती है तो उस आदमी को आभास हो जाता है कि मॉली और उसकी बहन आने वाली है और वो उन्हें ढूंढने के लिए जंगल की तरफ बढ़ता है। और वहाँ पर मॉली की मॉम और उसकी नानी होती है। मॉली की मॉम के पास एक लकड़ी होती है जो कि बहुत नुकीली होती है जिससे शिकार करते हैं। वो उस लकड़ी को लेकर उस आदमी की तरफ बढ़ती है। हालांकि उस आदमी के पास गन होती है लेकिन फिर भी डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ ही दूर जाने के बाद वो देखती है कि मॉली और उसकी छोटी बेटी डेजी वहाँ पर पहुँच चुकी है और वो उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है। उन्हें गले लगाकर दुलार करती है। मॉली अपनी मॉम से कहती है कि हम ग्रेसी को नहीं बचा पाए, नेवल के आदमी उसको पकड़ कर ले गए। उसके बाद मॉली और उसकी मॉम वापस जिगलोंग गांव नहीं लौटते क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो लौटे तो नेवल के आदमी उन्हें दोबारा पकड़ कर ले जाएंगे। इसलिए वो अपनी दोनों बच्चियों को लेकर भीड़ में चली जाती है ताकि नेवल और उसके आदमी कभी भी उन तक ना पहुंच सके। मॉली और उसकी छोटी बहन को अपने गांव अपनी मॉम के पास पहुंचने के लिए 9 हफ्ते यानी 63 दिन तक चलना पड़ा क्योंकि उनका गांव जिगलोंग जहां पर उन्हें रखा गया था वहां से 2400 किलोमीटर दूर था। इन बच्चियों ने 2400 किलोमीटर बिना जूते चप्पल के ही इतना लंबा और कठिन रास्ता तय किया। ये अपने आप में एक ऐसी बात है जो हर इंसान को असमंजस में डाल देती है। ये थी एक दुख भरी लेकिन साहस से भरी सच्ची कहानी।